आप देखिए, जब हो जाए मुझे बताइए। अब तो लाइव लिखा हुआ तो आ रहा है। हेलो, लाइव लिखा हुआ तो आ रहा है, चल पड़ा है। हाँ ठीक है। मुझे लोगों के कमेंट्स कहाँ पर मिलेंगे मालूम नहीं, एनी ओके, इसको बड़ा कर लो। मतलब मैं करूँ ना? ओके ओके ओके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई महात्मा गांधी अंतरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, इसके द्वारा आयोजित संगोष्ठी, जिसमें आज का विषय वर्तमान वैश्विक पर्यावरणिक चुनौतियां और भारतीय दर्शन, इस पे चर्चा करने के लिए और इस पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्धा इकाई की इस यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आप लोगों के समक्ष अपने इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रख सकूं। इससे पहले कि मैं विषय की थोड़ी और जानकारी दूं, मैं केवल इस बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से ही, और खास तौर पे 2019 से, संघ ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया। और इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण अपने आप में एक विकट समस्या हो गई, और उससे निपटने के लिए पर्यावरण का संरक्षण और उसको एक ऐसे विषय के रूप में देखना जो ना केवल हमारी हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य से जोड़ के देखा जाए, बल्कि इसके कारण उत्पन्न हो रही असमानता और सामाजिक समस्याएं भी इससे जुड़ जाती हैं। अब इसी कारण से जल संवर्धन हो, वृक्षारोपण हो, या फिर हमको थर्मोकोल या प्लास्टिक का इस्तेमाल की कटौती करना या उसको उससे मुक्त करके भारत को देखना, तो ये आज की स्थिति में ये सब बातें हमारी जनसंख्या को देखते हुए इतना आसान नजर नहीं आती। क्योंकि आप देखिए कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के पर्यावरण के साथ में उसका ज्यादा दोहन करना या फिर उसको इम्बैलेंस क्रिएट करने का काम हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू करते रहते हैं। इस बार भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे संघ की ओर से हर जिले में 100 पर्यावरण प्रहरी बने, इस तरह का एक संकल्प लिया। उसका कारण भी यही है क्योंकि हमारी संस्था जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक इन विषयों के ऊपर हमेशा सजग रहती है। तो जिस भी कारण से अगर हम ये माने कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही जिससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक
जितना मर्यादाएं हैं उन पे भी असर पड़ने लगे, या हम इसको एक और भाषा में कहें जो विदेशी भाषा रहती है, कि हमारे को कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाना। तो हम कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाएं और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से फिर हमारे समाज में और ज्यादा विकृतियां पैदा हो जाएं, तो उन सब से निपटने के लिए उसके बेसिक मूल में जो बिंदु छुपे हैं उनका अपने तरीके से समाधान करना, जो हमें हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में ठीक लगे, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। ज्यादातर एनवायरनमेंट के इशू पे, पर्यावरण के इशू पे हम वैश्विक स्तर पे जिस तरह के मेजर्स, जिस तरह के आज पोल्यूशन कंट्रोल के तरीके, जिस तरह से एक व्याख्या बनाना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगी, या यूएनओ के गोल्स बनाना, उसके साथ में भारत अपना जितना सहयोग करना चाहिए वो करेगा, लेकिन उनके दिए समाधान सीधे सीधे रूप से भारत में पूरी तरह से लागू हो जाने से यहां की समस्याओं का भी निदान हो जाएगा, ऐसा मानना मुश्किल है। और उसमें प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई होकर के आती हैं, क्योंकि जिस तरह का समाधान एक ठंडे प्रदेश या ठंडे देश कनाडा में होगा, या किसी ऐसी जलवायु वाले यूरोपियन देश में होगा जहां पर ज्यादा समय ठंड पड़ता है या वहां पर गीला मौसम मतलब बारिश का मौसम रहता है, क्या हम वही सारे तरीके पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारतवर्ष में क्या लगा सकते हैं? क्या इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और जब हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं तो हम सबके ध्यान में ये बात आ जाएगी कि पूरी भारत की संस्कृति में भारत की पूरा जितना कल्चरल एवोल्यूशन है, जो कि वर्षों वर्ष नहीं शताब्दियों शताब्दी पुराना है, उसमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही प्रकृति के साथ प्रेम करने की प्रेरणा दिया है। उसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हमारी पूजा पद्धति में ही मिल जाते हैं। हमने पीपल को और बरगद को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने पहाड़ों को पूजा, हमने शक्ति को पूजा। जब हमने इन सबको पूजा, अगर आप इन बात से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे उन नेचुरल रिसोर्सेस को इंडिकेट और सिग्निफाई करते हैं जिसके बारे में अब वेस्ट चिंतित हुआ है। उसका जरूरत से ज्यादा दोहन करने के बाद में जब उन्होंने पूरे विश्व की क्लाइमेट मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज अगर ट्रिगर कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है, तो उसके ऊपर अब ध्यान देना शुरू किया। परंतु आप देखिए कि इन सब की चिंता भारत में तो बहुत पौराणिक समय से है, और हमारे हर जगह पे ये बसी हुई है। ऋतुओं का स्वागत करना, ऋतुओं की चिंता करना, अपने हमारे को किस तरह से चीजों का संरक्षण करना, इसके अनेकों अनेक उदाहरण हमारी जो परंपराएं हैं उनमें मिल जाएगी। नाग को भी प्रेम करना, सांप को भी प्रेम करना, उसकी इंपॉर्टेंस को इकोलॉजी में समझना, और अपने घर में रहते हुए भी केवल गौ माता से प्रेम ना करना, उसके साथ साथ अन्य जनजीवन उससे पूरा ध्यान रखना, उसका भी पूरा प्रेम करना, ये हमारी परंपरा रही।
आज भी गांव के परिप्रेक्ष्य में गौग्रास निकालते हैं। किसी समय जो हमारे ऐसे इकोलॉजी के अंदर जिनको हम कहते हैं कि एक्सपेंजर, वो उनके लिए भी पूजा का इसमें प्रावधान है। अलग अलग तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के संरक्षण और संस्कृति का मेल मिलाप, ये कोई भिन्न भिन्न तरीके से जैसे वेस्ट की आइडियोलॉजी में देखा जा रहा है, जब तक उसको अपने जीवन आचरण में उतार कर हमारी संस्कृति के हिसाब से हम लोग उसको छोड़ के वेस्ट की तरफ अगर गए, तो फिर समाधान इतनी बड़ी जनसंख्या में नहीं, लेकिन वैसे भी इन जनरल भी ये मुश्किल लगता है। इसी कारण से जैसे मैंने कहा कि संघ ने इस बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए एक वचनबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। हम प्राकृतिक वंदन करते हैं। हम उन सब चीजों की पूजा और वंदना करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन चलता है। इसके विपरीत जो एक मॉडर्न तरीका सो कॉल्ड बन गया जीने का, उसमें आप देखिए, ये तो महात्मा गांधी का ही कोट है कि प्रकृति के पास में नेचुरल रिसोर्सेस इतने हैं कि हमारे जीवन यापन के लिए और हमारी नीड्स के लिए तो उसमें भरपूर है, लेकिन हमारी ग्रीड्स के लिए उसके पास हो सकता है कि वो संसाधन पूर्ण ना हो। और आप इस बात को समझिए कि लाइफ को सस्टेन करना एक बात, लाइफ को कंफर्टेबल करना ये दूसरा चरण, लेकिन उस कंफर्ट लेवल को इस सीमा तक ले जाना जहां औरों का ध्यान ना रखा जाए, आने वाली जनरेशन्स का ध्यान ना रखा जाए, प्रकृति का ध्यान ना रखा जाए, तो अंत में हम सब उस बड़े जाल में फंस जाते हैं या शिकार हो जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज इनका शिकार कुछ हुई। सबसे पहले अगर कोई स्मॉग एपिसोड हुआ तो वो लंदन में हुआ। उसको 1950 में क्लासिकल स्मॉग एपिसोड या लंदन स्मॉग एपिसोड कहते हैं। कोयला जलाने की एक्सेसिव हीटिंग के पर्पस के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, इंडस्ट्री में भी और तमाम जगहों पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी उस समय इंग्लैंड में और खास तौर पे लंदन के आसपास, जहां पर ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन था और जहां ज्यादा इंडस्ट्रीज थी जो एनर्जी से चलने वाली थी, वहां हालात क्या हुए? सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एयर में बढ़ गई और सॉक्स की क्वांटिटी बढ़ने से पार्टिकुलेट मैटर भी हवा में बढ़ा तेजी से, जहरीला हो गया। और जहरीला होने के बाद में वो स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग कहलाई, और उस स्मॉग की वजह से हजारों हजार लोग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का और हार्ट स्ट्रोक का शिकार हुए और उनमें से अनेकों अनेक की मृत्यु हो गई। ये एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल है जिसमें अपनी प्रकृति को, उसके संरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन बेसिक उससे प्रेम करना, उसके बारे में जानने तक का ध्यान नहीं रखा। दूसरा मॉडल जिसको हमने कहा, जैसे स्मॉग में ही अगर एग्जांपल ले लें, फोटोकेमिकल स्मॉग का एपिसोड 1972 में हुआ और तमाम है, लेकिन वो बहुत बड़ा हुआ, लॉस एंजलिस में हुआ, और उसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग एपिसोड कहते हैं। 1972 में वहां सीएनजी की कारें ज्यादा चलने से, बहुत हैवी ट्रैफिक होने से, बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लगने से, व्हीकुलर एमिशंस के द्वारा
इस तरह का हवा प्रदूषित हुई कि वहां ओजोन और नॉक्स, जिसको नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसकी मात्रा हवा में बढ़ जाने से वहां जहरीलापन हुआ। और वहां पर भी इसी तरह से थोड़ा फर्क ये रहा कि पहले वाली में क्लासिकल के अंदर, स्मॉग के अंदर तो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट रहती थी, क्योंकि स्मोक प्लस फॉग मिलकर के बना स्मॉग, तो वहां मॉइस्चर कंटेंट एयर में चाहिए था, तो वहां से वो शब्द आया था। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में जो ऑटोमोबाइल से निकल के ओजोन की क्वांटिटी बढ़ गई, और ओजोन के साथ साथ वो नॉक्स की क्वांटिटी बढ़ी, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में वो कन्वर्ट हो गया, वहां तो मॉइस्चर की भी जरूरत नहीं पड़ी बची। इवन ड्राई वेदर में भी इस तरह का पोल्यूशन का एपिसोड हो गए, और पोल्यूशन एपिसोड हो जाने से वहां पर भी वही स्थिति, उससे भी बल्कि लंदन से भी ज्यादा भयंकर स्थिति हुई। फिर बाद में सिर्फ यहां ही बात नहीं रुकी, एलपीजी के द्वारा मेक्सिको सिटी में बहुत ज्यादा एलपीजी को एज ए क्लीन फ्यूल की तरह से इस्तेमाल किया, और उस क्लीन फ्यूल को इस्तेमाल करने के कारण वहां पर मेक्सिको स्मॉग ऑलमोस्ट सिमिलर, उसमें हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जो गैस इस्तेमाल हुआ वो बिना जले जो एयर में गया, उससे कुछ फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होकर के फर्दर एक तरह का पोल्यूशन का एपिसोड वहां बन गया। तो इस तरह के जो कहना चाहिए कि डेवलपमेंट के मॉडल्स के, मैंने केवल एयर पोल्यूशन के 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। इसी तरह से जहां पर जापान का एग्जाम्पल लें, चाइना का एग्जाम्पल लें, वहां की केमिकल फैक्ट्रीज के द्वारा जिस तरह के जहरीले पदार्थ बिना सोचे समझे, चाहे वो मियामाटा बे में डाले हों, जहां मियामाटा डिजीज बाद में इताई डिजीज जिसको कहा जापान में, कैडमियम और मरकरी बायोकमुलेट होकर के वो वातावरण की फूड चेन में आ गया फिश के द्वारा, और जो फिश हाई मिथाइल मरकरी वाले कंपाउंड्स के साथ में बायोकमुलेटेड थी, जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया उनके हड्डियों में उनकी विकृति आ गई, और उसके कारण वहाँ एक बहुत महामारी के रूप में ये जन्म हुआ। इसी तरह से मतलब जितना भी मरकरी बेस्ड, कैडमियम बेस्ड जो बैटरीज, इलेक्ट्रिकल बैटरी, जिसको फिर से एक बार से माना तो ये गया कि ये क्लीन फ्यूल होगा, ये रिप्लेस करेगा, हवा का प्रदूषण रोकेगा, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल्स में भी बैटरीज का लगाना, या अदरवाइज इन्वर्टर्स के अंदर चार्जेबल बैटरीज का लगाना, ताकि हमको क्लीन एनर्जी मिले, हमको कोयला ना जलाना पड़े, लकड़ी ना जलाना पड़े, वुड ना जलाना पड़े। तो एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका हमने इस्तेमाल किया, परंतु उसके भी परिणाम बहुत भयंकर देखने को मिले। जहां पर जरूरत से ज्यादा पानी एग्रीकल्चर के लिए निकाल लिया, ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र से लेकर के और बंगाल तक मिलेंगे। किस तरह का सूखा वहां फेस करना पड़ता है, कुएं कितने नीचे, वाटर टेबल कितना नीचे चले गया। केवल इतना ही नहीं, जितना नीचे गया उसमें खनिज जो उसमें डिसॉल्व रहते हैं, जो उनका भी प्रकार बदला, और बहुत सारी जगहों पे जब बहुत डीप से पानी को निकाल करके उसको एग्रीकल्चर या पीने के लिए इस्तेमाल किया या और कामों में इस्तेमाल किया, तो आर्सेनिक जैसे पोल्यूटेंट से पाला पड़ गया, और उसके कारण बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी व्यक्ति अपनी नीड के बाद, अपनी ग्रीड्स और ग्रीड के बाद में सुपर कंफर्ट के लिए अग्रसर हुआ, जो हमारी संस्कृति का कभी पार्ट नहीं रहा था, तो अगर आप उस लेवल पे पहुंचे तो वहां के आपको इल इफेक्ट्स या वहां के होने वाले नुकसान को भी झेलना पड़ता है। और
इसी कारण से जो हर जिले में 100 पर्यावरण प्रहरी बने, वो प्रहरी का काम ये रहे कि वो आसपास की गतिविधियों पे ध्यान दे और ध्यान दे करके उनको नोटिफाई करे, एक अलार्म रेज करे और इस तरह से पर्यावरण से होने वाले नुकसान की अगर कोई घटना होती है तो उसके बारे में बताएं। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए कि कोविड-19 का सामना पूरे विश्व को करना पड़ रहा है महामारी के रूप में, और उसके कारण हुआ लॉकडाउन, ये भी फेस हुआ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कम से कम एक चीज हमारे सामने आई कि जब हम अपनी जिंदगी को कहते हैं कि सुचारू रूप से चल रही जिंदगी, तो उस सुचारू रूप से चल रही जिंदगी में या अपने जीवन यापन में आप ये देखिए कि हमने आसपास के पर्यावरण को कितना दूषित और प्रदूषित कर रखा था। उसका सीधा सीधा असर नजर आया कि एक ही दिन के लॉकडाउन से बड़े बड़े महानगरों में आसमान नीले रंग का नजर आने लगा। वहां की हवा जो थी उसका प्रदूषण का स्तर आधे से भी कम रह गया। मतलब केवल ऑटोमोबाइल्स बंद हो गए, आसपास के कुछ कारखाने बंद हो गए। हालांकि घर में जो एनर्जी हमें चाहिए उनकी कंजम्पशन कम नहीं हुई थी। खाना बनाना भी चालू रहा, या कुछ कुछ जहां जहां पर अभी भी कोयले का या लकड़ी का इस्तेमाल घरों में या बाकी जगह पे एज ए फ्यूल हो रहा है, ईंधन हो रहा है, तो वहां पर वो होते रहते हुए भी वातावरण पर्टिकुलेट मैटर्स की कम हो जाने से और स्मॉग के लेवल के रिड्यूस हो जाने से ही 24 घंटे में ही बहुत हमको सुखद आश्चर्य हुआ कि कोविड के कारण एक चिंता में जाते हुए जब पूरे विश्व को रुकना पड़ा लॉकडाउन में, या भारत के कुछ महानगरों के साथ साथ बाकी जगह लॉकडाउन में रुकना पड़ा, तो वातावरण स्वच्छ नजर आने लगा। तो मालूम चला कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या हमारी सो कॉल्ड जो हमारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कहते हैं, तो उन्होंने तो हम लोगों के लिए समस्या ही खड़ी की हुई थी। तो इस बात का ध्यान आया। अभी इस पूरे विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए यह भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे कंसर्न्स हैं आज की तारीख में, जो हम पर्यावरण के बारे में सोचते और समझते हैं, उन सब के लिए भी हमें कोई ना कोई इस तरह का रास्ता निकालना पड़ेगा जो हमारे परंपराओं के साथ, हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों के साथ जुड़ा हो। केवल बाहर से हम ये कहते रहें कि 3R फॉर्मूला है कि हम रिसाइकल करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें, अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं है, परंतु इन सब को भी करने की अगर हम ठान लें तो करना तो उसी तरीके से होगा जो हमारा रोजमर्रा का, हमारा जीवन यापन का तरीका है। अगर हम अपने सांस्कृतिक रूप से उसको जिएंगे, अपनी परंपराओं के साथ में जिएंगे, तो हम अपने आप को पर्यावरण के भी बहुत निकट पाएंगे और हम अपने आप से ही ऐसे कार्य कर रहे होंगे। अब जैसे कोविड में लोग नमस्ते करने लगे, कोविड में लोग अपने हाथों को धोने लगे। पहले तो ये नॉर्मली बात थी, हम किसी से मिलते थे तो नमस्ते करते थे, हम घर में बाहर से आते थे तो अपने हाथ पांव सब मुंह अच्छे से धोते थे और धोने के बाद ही अहाता रहता था, बाहर अपना करते थे। अब वहां से उठ करके फ्लैटों में चले गए,
उन फ्लैट्स में रहने वाले या छोटे मकानों में रहने वाले गांव से से उठ करके वहां जाने वाले लोग अपनी इन सब परंपराओं को भूल गए। और जब उन्होंने अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को छोड़ा तो रोज ही खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन सब से ग्रसित रहने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जो मॉडर्न वेज हैं उनसे कोई परहेज तो नहीं है, परंतु जब तक हम भारत के संदर्भ में उनको अपनी संस्कृति और अपने तौर तरीके से नहीं जोड़ के देखेंगे तब तक उसमें सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक ये आपको मैं इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये अगर आप वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा उसको और भारत के परिप्रेक्ष्य को समानांतर रूप से भी देखना शुरू करें तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ के अंडर किन किन बातों को आज एनवायरमेंटल का मेजर इशू मानती है। वो कहती है क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्लोबल या रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स का बदल जाना, इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं और ये एक मुख्य रूप से रिकॉग्नाइज्ड एनवायरमेंटल इशू है। दूसरा इन्होंने इशू बना है पोल्यूशन, चाहे वो एयर है, वाटर है, सॉयल है, नॉइज है, रेडिएशन पोल्यूशन है, सो ऑन सो। और उसमें सबसे प्रमुख क्या माना है अगर एयर पोल्यूशन का कहा तो स्मॉग एपिसोड्स, खासतौर पे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एक एग्जाम्पल हो गया। अब तो इतना वाइकुलर पोल्यूशन और इंडस्ट्री और हमारे पास लो ग्रेड फ्यूल्स का इस्तेमाल एज ए एनर्जी सोर्स इतना बढ़ा पिछले कुछ समय में कि इवन कस्बों में भी और गांव तक में इस प्रदूषण का इफेक्ट, क्योंकि प्रदूषण जो है, हवा का प्रदूषण कोई बाउंड्रीज नहीं जानता कि दिल्ली में हुआ तो वो दिल्ली के सिर्फ 300 किलोमीटर चल के नहीं जाएगा दूर तक, या कहीं महाराष्ट्र में हुआ किसी जगह पे तो वो वहां से चल के 200 किलोमीटर पे अपनी मार नहीं करेगा, ये नहीं कहा जा सकता। उसको अपनी फिजिकल बाउंड्रीज की, उसके लिए तो हवा का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, जिस स्पीड से होगा उतनी स्पीड से। अगर वर्टिकल मूवमेंट है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट की एयर स्पीड ठीक है, विंड स्पीड ठीक है, तब तो वो हो सकता है कि लार्जर वॉल्यूम में जाकर के मिल जाए और उसकी खपत किसी तरह से एक लार्जर सिंक में हो जाए। परंतु अगर वो वर्टिकल मूवमेंट एयर का इतना अच्छा नहीं है, उसका विंड स्पीड इतना अच्छा नहीं है, तो आसपास के इलाकों में नहीं तो वो कैरी कर करके दूर तक। अभी आपके ध्यान में आ जाएगा कि गल्फ ऑफ पेरिशिया से एक डस्ट स्टॉर्म चला। अब ये नेचुरल पोल्यूशन का कारण है। डस्ट मतलब हवा में जिसको आज हम PM10 या PM2.5 इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर का हवा में आ जाना। कभी डस्ट स्टॉर्म होगा, चाहे नेचुरल हो, इट्स ए नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अब गल्फ ऑफ पेरिशिया से चल के पूरे अरब सागर को लांघता हुआ वो गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर से निकल करके पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट को प्रभावित करते हुए अंत में बे ऑफ बंगाल में जाके सिंक हुआ। 5-6 दिन तक ही नहीं बल्कि ज्यादा दिन तक उसका इफेक्ट इस मायने में रहा कि 4-5 दिन तो वो डस्ट स्टॉर्म जब रहा तो सूर्य की किरणें कम, हवा में पोल्यूशन ज्यादा, उसके कारण होने वाले श्वास लेने से लेकर के और बाकी जितने मटेरियल्स का नुकसान हो सकता है और चीजों का वो हुआ। परंतु बाद में वो जो डस्ट यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स को जगह जगह पे छोड़ गया, यदा कदा उसके कुछ दिन तक
जब तक वो गीला होकर के इकट्ठा होकर के कहीं एक जगह नहीं पहुंच गया किसी बारिश के बाद में, अच्छी बारिश के बाद, तब तक वो हवा में यदा कदा कभी भी आंधी, छोटा वर्टिकल मूवमेंट, छोटा हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट हो तो भी वो पोल्यूशन का कारण बनता रहता है। तो बाउंड्रीज नहीं जानता एयर पोल्यूशन। ये अपने आप में एक बड़ी और क्या क्या कारण हो रहे हैं। अभी तो गांव के परिप्रेक्ष्य में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ईंटों बनाने के भट्टे, ये तो सारे पूरे देश में है। मिट्टी को ले करके भट्टे में ले जा करके उसको भट्टे को जलाना और ईंट गर्म करके ईंट बनाना पूरे भारतवर्ष में चलता है। लेकिन कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा, अगर आप पर्यावरण के बारे में चिंता करते, कि इन भट्टों में एज फ्यूल क्या यूज होता? आपको लगता है लकड़ी, केवल लकड़ी तो अपने आप में ही मतलब पोल्यूशन करने, जलाएं ज्यादा तो पोल्यूशन करने के लिए। लेकिन सिर्फ वो नहीं, जो फर्नेस ऑयल है, जो चीप फ्यूल्स हैं, जो रबड़ का वेस्ट मटेरियल है, जो तमाम तरह का इधर उधर का वेस्ट मटेरियल है, वो सब इकट्ठा करके, जो जल सकता है, ज्वलनशील है, उन सबको इकट्ठा करके एज ए चीप फ्यूल ऑप्शन बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। इसका रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हमने शहरों में तो ये कह करके कि हम हाईली प्यूरिफाइड, वही वेस्टर्न मॉडल, हाईली प्यूरिफाइड डीजल या लो सल्फर डीजल, या हम हाईली प्यूरिफाइड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसमें लो सल्फर कंटेंट पेट्रोल है। अगर हम ये कह करके तो कारों में, बसों में महंगा करके उसको टेक्नोलॉजी से बेच रहे, BS6 नॉर्म्स हम लागू कर रहे, परंतु उन्हीं रिफाइनरीज का नीचे का बचा हुआ, क्योंकि वो सल्फर तो निकला नहीं उसमें से, तो वो सल्फर जो नीचे फर्नेस ऑयल में टायर उसमें नीचे जा चले गया, उसको अगर वो कंपनी ने जो नो रिफाइनरी किया पेट्रोल, उसको अगर एज ए चीपर फ्यूल इन जगहों पे इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्री से लेकर के, भट्टों से लेकर के, तमाम जगह जहां इस तरह की आवश्यकता फ्यूल की रहती है वहां बेच दिया, तो फिर अंतोगत्वा तो वो सल्फर बर्न कर, हाई सल्फर फ्यूल, चाहे वो कार से जलता है, चाहे वो पेट्रोल किसी और फॉर्म में जलता है, या वो भट्टों में जला, बात तो एक ही है। अंत में तो वो हवा में आ जाने वाला है। ऐसा मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब बहुत सारे उदाहरण इस तरह के लगते हैं जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे या ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे, या हम ये कहते हुए कि हम तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, क्योंकि आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि ज्यादातर पोल्यूशन का जो या पर्यावरण के जो दोष आ रहे, वो एनर्जी की नीड्स को मीट करने के लिए हो रहे। हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं, जितनी हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल, एयर कंडीशनर के बिना लोग नहीं रह पाते, बिजली पंखा के बिना लोग नहीं रह पाते, या फिर जो है हमें हवाई यात्रा और ज्यादा सुखद लगने लगी, या फिर हमको अब जो है, क्योंकि सभी लोग कोरोना में तो और भी ज्यादा, बाद में जब ये खुला लॉकडाउन, तो लोगों को अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स पे, जैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा सफर करना पड़ा, अभी भी करना पड़ रहा है, और लोगों की प्रेफरेंस भी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में मेजर एनवायरमेंट। अब इसको अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो भारत में क्या कहा गया था कि हमारे पास में जो ऐसा फ्यूल होगा, कैसा, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से आया, जिसका हमारे पास में खाद बनाने के बाद में या बाकी उसका चारा निकालने के बाद में बचा हुआ अंश रह जाएगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। परंतु धीरे धीरे जहां पर 2 या 3 फसलें काटी जाती हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, वहां पर आज की तारीख में, मतलब अब ये बरसात का मौसम गया, बरसात के मौसम के साथ में जो है वो
राइस कल्टीवेशन, राइस चावल लगा दिया जाएगा और राइस कल्टीवेशन इसके बाद में जब वो होगा वो उसको हम फसल उसकी काटेंगे तो काटने के तुरंत बाद एकदम से गेहूं की फसल लगाना पड़ता है किसान को, और वो 15 दिन का उसको विंडो मिलता है केवल। अब वो 15 दिन के विंडो के अंदर आजकल, क्योंकि वो पहले हाथ से कटाई करते थे तो नीचे से काट लेते थे, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट उस तरह से खेत में खलिहान में खड़ा हुआ नहीं रह जाता था, जिसको कहना चाहिए आजकल जो एपिसोड आपके सामने आते रहते हैं। तो वो जो बायो वेस्ट वहां बचता था उसको डिस्पोज ऑफ करने के हमारे पास तब तक बेटर मेथड थे जब तक हम उसको हाथ से कटाई कर रहे थे, नीचे से जड़ से काफी पास से काटते थे, और फिर बाद में उससे बचा हुआ भी जो रहता था भूसी उसको हम डिफरेंट सोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। परंतु अब क्या होता है, पिछले कुछ सालों से मशीनों से कटता है, उसकी जो ठूट बचती है वो लंबी बच जाती है, उसको सूखने देता है किसान थोड़े दिन में, और फिर उसमें आग लगाना ज्यादा बेहतर समझता है और ये मानता है कि वो अपने आप ही जल करके उसका कार्बन जो है या उसका बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाद की तरह से बन जाएंगे। ऐसी गलत अवधारणा उसके मन में रहती है। परंतु जब वो खेत खलिहानों में बचे हुए, जिसको हम रेजिडुअल बर्निंग के नाम से जानते, वो जब एपिसोड्स होते हैं तो वो इतना जबरदस्त उन दिनों में पोल्यूशन कॉज करते हैं कि इवन गांव के लोग भी उससे बच नहीं पा रहे हैं। तो गांव जो पहले कभी इस तरह के प्रदूषण से प्रभावित नहीं थे, आज की तारीख में होने लगे। आपके यहां पर भी कई महाराष्ट्र में राइस मिल्स, ये शुगर मिल्स चलती हैं। अब उन शुगर मिल्स के गुड़ बनाने से लेकर के और बाकी सब चीजों के प्रोसेस में आप देख लीजिए कि बहुत सारे भट्टों की और बहुत सारे फ्यूल की, किस तरह का फ्यूल वहां बर्न करा जाता है, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे सस्ता चाहे वो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता हो, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अभी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे गांव में घुस रहा है, तो ये चिंता भी करना पड़ेगा कि जो एग्रोबेस इंडस्ट्रीज गांव में जाएंगी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण के साथ में समन्वय बिठा के चलने वाली हैं या नहीं। इसी तरह से शहरों के अंदर सीवेज डिस्पोजल एक अपने आप में वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको बहुत बड़ी समस्या माना। दिल्ली जैसे शहर में तो 40% भी सीवेज को अपने पास बहरी यमुना नदी में डालने से पहले ट्रीट करना संभव नहीं हो पा रहा है। 60% सीवेज सीधा का सीधा यमुना जी में, और सारे नदियों का पूजन करने वाला समाज, गंगा को अपनी मां कहने वाला समाज, क्या ये बर्दाश्त करेगा कि सीधा सीवेज जो है वो उस पर डिस्पोज ऑफ कर दें? लेकिन जो डेवलपमेंट मॉडल वेस्ट से हमने सीखा, और सीवेज डिस्पोजल हम किस तरह से करेंगे, वरना तो पहले समय में जो उसका प्रकार और तरीके रहते थे उसमें हमेशा से इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हम नदियों को इस तरह के प्रदूषण से दूर रखें। और आज की स्थिति में भी सीवेज को बिना ट्रीट किए उसको अगर हम, तो कहां ये चूक हो रही है? जब हमारे करने में कहने में जब फर्क आने लगा और हम हर चीज को पैसे से तोलने लगे कि ये इकोनॉमिकली वायबल होगा या अनवायबल होगा, तो फिर हमने ध्यान करना छोड़ दिया। आज भारत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी कारण से, सौर ऊर्जा, विंड मिल्स को लगाना, ये भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना को चलाना, या ये क्या केवल क्या उज्ज्वला योजना जो है आप समझते हैं कि ये स्त्रियों को दिया? अरे भाई, वो गांव की महिलाएं जो चूल्हा जलाने सुबह शाम 2 वक्त की अगर रोटी बनाती थी तो दिन में 100 मतलब सिगरेट के बराबर धुआं, 100 से 200 सिगरेट के बराबर धुआं अपने लंग्स में ले लेती थी।
तो उनको राहत इस फॉर्म में भी देना और क्लीनर फ्यूल की तरफ उनको लेके जाना, मतलब जो वुड का इस्तेमाल होना है या लकड़ी का एज ए ईंधन या कोयले का इस्तेमाल होना, उसको कम करना, एक बेटर फ्यूल ऑप्शन की तरफ जाना। हालांकि वो भी बेटर है, बिल्कुल प्रदूषण रहित होगा ऐसी ऐसी बात नहीं। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अभी प्लास्टिक के आविष्कार का तो नोबेल प्राइज भी मिला होगा ना, और किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि कंपोजिट मटेरियल्स में और बाकी जगह इन पॉलीमर्स का और प्लास्टिक का इस्तेमाल, थर्मोकोल का इस्तेमाल इस कदर बढ़ जाएगा, पैकिंग से लेकर के, और जहां जहां लोहा इस्तेमाल होता था तो इतने स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स आ गए, कंपोजिट मटेरियल्स आ गए कि सब जगह इनका इस्तेमाल होने लगा। परंतु ये बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है। जहां लकड़ी का इस्तेमाल होता था वहां भी प्लास्टिक का इस्तेमाल, जहां पर परंपरागत रूप से हम और चीजों का, कपड़े का इस्तेमाल करते थे बैग के लिए, थैला लेकर के बाजार जाना, परंतु जब प्लास्टिक के बैग आ गए तो थाला थैले का इस्तेमाल छोड़ दिया, थैले का इस्तेमाल छोड़ दिया हमने। तो अपनी परंपरा को जब भी छोड़ते हुए इस तरह के नए डेवलपमेंट के मॉडल के नाम पर पे हमने नई चीजों में ज्यादा अपने आप को व्यस्त, जो हमारे तरीके थे वो पर्यावरण के ज्यादा नजदीकी थे, उससे पर्यावरण को नुकसान कम था, या कहे कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी संरक्षण की बात थी। एक परंपरा है, एक रिचुअल है, या उसको आप कहिए कि हमारे यहां पर मृत्यु के बाद में देह का संस्कार करते हैं, उसका अग्नि दे देते हैं, और उस अग्नि देने के बाद में वो नेचुरल बात है, उसको केमिकल सेंस में या अगर आप मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो वो वुड चारकोल और एनिमल चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। उसको पानी में बहाने की परंपरा है, पानी में बहाया, नदियों में बहाया, तालाब में डाला, अपने आप का एक नेचुरल क्लीनर है वाटर का। किसी भी पानी का रंग बदला हुआ हो, मटमैला हो, तो उसको अगर सफेद करना है तो इस तरह के काम किए जाते हैं। शुगर मिल्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल हुआ, चारकोल का, एनिमल चारकोल का भी इस्तेमाल हुआ। सबसे सफेद चीनी, अब वो उसके प्योरिफिकेशन के तरीके इसी तरह की चीजों पे निर्भर हुए। लेकिन हम परंपरागत तरीके से तो शुगर आज की तारीख में लोग कहते हैं कम करो कम करो कम करो, लेकिन हम आयरन रिच गुड़ और शक्कर को छोड़ करके तो शुगर पे शिफ्ट हुए। तो जब जब हम ज्यादा रिफाइनमेंट के नाम पे आगे बढ़े तो उसके नुकसान हमने अपने इसमें देखे। ठीक है, ऐसे ही एक और कंटेम्प्रेरी इशू माना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर रिसोर्स डिप्लीशन से लेकर के फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट डिप्लीशन, प्रॉब्लम ऑफ फूड, पेट्रोलियम का डिप्लीशन, फिर आ गया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे कंटेम्प्रेरी इशू, क्योंकि समय सीमा रहती है। अब मैं अपने व्याख्यान के अंत की तरफ यानी कि और इसको समअप करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब चीजों का भी जो ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज तो सेल्फ मेड हैं। कीटों द्वारा हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे असर ना पड़े, या फिर उनकी परसेंटेज यील्ड बढ़ जाए, या उनका साइज मतलब क्वांटिटी बढ़ जाए, तो इन सब कारणों से तो जीएमएफ फूड के ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के ऊपर आया। जेनेटिक जीएमएफ ब्रिंजल लाएंगे, कॉटन लाएंगे, सरसों लाएंगे, परंतु ना तो उसकी क्वालिटी और ना ही उससे होने वाले
पर्यावरण के नुकसान की भरपाई, वो जो एडिशनल हम रिसोर्स जनरेट करना चाहते हैं या हम प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये अनेक बार सिद्ध किया गया है, और वो अनेक बार सिद्ध हो जाने से इसका कड़ा विरोध भी जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उन लोगों ने किया है, और काफी हद तक हम इसको रोकने में सक्षम भी रहे। ग्लोबल वार्मिंग, अब पूरे विश्व का ही टेम्परेचर बढ़ने की बात, क्योंकि कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा में बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो मीथेन से भी होगी। मीथेन तो मीथेन का मतलब क्या हुआ? सीएनजी। तो सीएनजी से भी होगी, और सीएनजी का इस्तेमाल तो हम, क्योंकि सीएनजी के अंदर मतलब सारा का सारा मीथेन बर्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, ऐसा नहीं है। अनबर्न्ड मीथेन जरूर एनवायरनमेंट में जाएगा, लीकेज की वजह से जाएगा, इनएफिशिएंट इंजन की वजह से जाएगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से और तरह के पोल्यूशन भी उसमें होंगे। वी कैन से कि क्लीनर देन कोल और सल्फर रिच डीजल से क्लीनर है, बट क्लीनेस्ट नहीं है। तो उस कारण से भी ये सब तो बढ़ने वाले समस्याएं हैं। और फिर उसके अंदर पूरा क्लाइमेट चेंज इसमें, कि जब इसका ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हमारी स्नो लाइन है वो ऊपर जाएगी, स्नो पिघल करके धीरे धीरे सारा हमारा क्लाइमेट के वर्षा से लेकर के और कोस्टल एरिया में रहने वालों को कहना कि समुद्र तल के बढ़ने के चांस तक, ये सब पे चर्चा है और इसके एविडेंसेस हैं। तो ऐसी चीजों के साथ में जूझते हुए ये बात सही है कि हमारा कोई मॉडर्निटी से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या इनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो भी हम इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी, वो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि हमारे यहां पर इस्तेमाल किए गए छोटे कारखाने, लघु रूप से इस्तेमाल किए जा रहे मेथड्स, जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, चक्की हाथ से चला करके आटा पीस लेना, उसको किस हद तक रिप्लेसमेंट घर से लेकर के और व्यापार तक, जिसको व्यापार करना है उसके लिए समझ में आता है, परंतु जो कर सकता है वो भी उसको छोड़ दे। तो एक नहीं, अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनकी अगर आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमने कोई सभी चीजों को मॉडर्निटी के नाम पे, नई टेक्नोलॉजी के नाम पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे बेहतर हो जाएगा, इससे हमारा जीवन यापन या वो हमें ज्यादा सुख देने लगेगा, तो अंत में मालूम चलता है कि सुख कम और दुख ज्यादा हो। तो हमको एक बार इस पूरे चीज को भारत के परिप्रेक्ष्य में रिविजिट करने की आवश्यकता बनती है, और ये करना चाहिए। इसी ध्येय से आप लोगों से आज, हालांकि बातें कहने के लिए मेरे पास बहुत रहती हैं इस विषय पे, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज आर द रिजल्ट विच आर कनेक्टेड टू इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी। ये सही है। एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल इशू ऑल्सो गिव राइज टू अनदर अपॉर्चुनिटी। ये नई एक अपॉर्चुनिटी का भी एक के रूप में हमारे सामने आती है। तो युवाओं से मेरा एक आग्रह यह है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनए के पढ़े हम उनको, उनके बारे में चर्चा भी करें उनको, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उनको एग्जामिन करें, हम मॉडर्निटी भी करें, हम ग्लोबलाइज्ड भी हों,
हम विश्व स्तर की जो चीजें हैं उनको भी लें, लेकिन अपनी बेसिक रूट्स और संस्कृति को ना छोड़ें। और यही नई शिक्षा नीति में भी संदेश है। हम लोग प्रकृति वंदन कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या संदेश है? यही संदेश है कि प्रकृति से प्यार करना, धरती को मां समझना, गंगा को मां समझना, नदियों की पूजा करना, वो क्या है? वो सब यही दर्शाता है। और मैं सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी तो देखिए, जिस तरह से शिव को कहा कि शिव गंगा का या पूरे प्रकृति का जहर अपने कंठ में समा करके और निर्मल जल या निर्मलता पूरे संसार को बांट देता है। एक्चुअली में तो कोई भी वन या कोई भी पर्वतीय क्षेत्र, उसकी तुलना आप शिव से कर सकते हैं। मैं कोई पर्यायवाची नहीं इनको बना रहा, परंतु मैं एक सिमिली बिठा रहा हूं कि देखिए, इस बात को सिग्निफाई किया गया है। शक्ति ने जो सबसे ज्यादा खुंखार, उसकी चित्रण किस तरह से किया? शक्ति को शेर पे बैठा दिखाया। तो शक्ति मतलब पावर, एनर्जी, एक तरह से अगर मैं इसको इस रूप में मानूं, तो उस शक्ति को ये माना कि सबसे खतरनाक चीज के ऊपर बैठ करके वो चलती है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना आवश्यक है। तो शक्ति वो हमारे काम की या हमारे लिए अच्छी, जो शेर की सवारी करने का सामर्थ्य रखती हो। तो इस तरह से हमारी परंपराओं ने हमें बहुत संदेश दिए हैं, उसके अलग अलग व्याख्या हो सकती है। तो मेरा आप सभी युवाओं से यही आग्रह रहेगा कि विश्व के सभी नई टेक्नोलॉजीज को, सभी नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, परंतु उनका आंकलन अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में, अपनी लोकल नीड्स के परिप्रेक्ष्य में करना, तुलनात्मक करना बहुत आवश्यक है। और उसी के हिसाब से सही नीति का चयन करना, सही तरीकों को अपनाना और पर्यावरण को अपने अंग समझ। आप भी पर्यावरण के पार्ट हैं। मैं अगर अपने को अलग मानता हूं पर्यावरण से, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह से हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस पर्यावरण के दोहन से कुछ ना कुछ लेता है, अपने जीवन यापन के लिए लेता है, अपने सुख के लिए लेता, अपने भोग विलास के लिए लेता है। तो जब वो लेता है तो वो अपने आप में एक पॉल्यूटिंग यूनिट बन जाता है, प्रदूषण का कारण। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। कोई ये कह सकता है कि जी मैं तो साइकिल पे ही आता जाता हूं और मैं तो कार का इस्तेमाल, इसलिए मैं तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके लिए लाई गई खाद्य सामग्री, जिसका वो सेवन सुबह शाम दोपहर करता है, वो आसपास के इलाकों से सब्जी का आना, अनाज का आना और बाकी चीजों, उसमें क्या एनर्जी नहीं लगती है? तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप से आप सब प्रदूषण का कारण बनते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पर चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन, कोई भी तरह का, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हर ही व्यक्ति को सजग भी रहना होगा, संतुलित भी रहना होगा। अपने जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे तौर तरीके हैं, उनको बदलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उनका सही आंकलन करना। ये बात को कहते हुए मैं अपनी यहाँ बात को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अंत में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से अपने विचार साझा कर सकूं, उनका धन्यवाद करना है। और जो लोग इस लाइव फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो तो ले सकते हैं। मैं देखता कोशिश करता हूँ कि अगर कोई इसमें नज़र आता है मुझे तो मैं। ठीक है, तो फिर आ, मुझे लगता है मैं हर्ष रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की ओर से उन्होंने मुझसे संपर्क साधा और आप सब लोगों से अब मेरे अपने विचार आपके समक्ष रखने का एक सुंदर मुझे अवसर प्रदान किया। उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।